हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में EHI02 का दो क्वेश्चन बताएंगे और ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जा सकता है। देखिए, EHI02 जो है ये प्राचीन काल से 8वीं शताब्दी के बीच में जो भारत में जो घटनाएं हो रही थी, किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जा सकता है। यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप ये वीडियो देख के गए हैं तो आप इसको लिख पाइएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है। पहला, शुंग एवं कुषाणों पर विस्तृत लेख लिखिए। देखिए, शुंग वंश का विकास किस तरह से हुआ और कुषाणों का विकास किस तरह से हुआ, इस पे एक विस्तृत जानकारी देना है इस प्रश्न में। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। देखिए, EHI02 का इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में EHI02 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो सारे क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं। देखिए, शुंग वंश भारत का एक शासकीय वंश था। शुंग वंश जो है भारत पे शासन किया था, जिसने मौर्य राजवंश के बाद उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक 112 वर्षों तक शासन किया। शुंग वंश जो है भारत में मौर्य साम्राज्य के बाद आया और यह 112 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत इसके मध्य भाग में सत्ता शुंग वंश के हाथ में आ गई। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो मध्य भाग है, यहाँ पे जो है, इस जगह पे जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो मध्य भाग, मौर्य साम्राज्य के मध्य भाग में जो है शुंग वंश का शासन आ गया। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वजों मौर्य की सेवा में थे। देखिए, इनका शुंग वंश का जो पूर्वज था वह मौर्य वंश की सेवा करते थे। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मार दिया। देखिए, बृहद्रथ को जो है पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। पुष्यमित्र शुंग जो है सेनापति था बृहद्रथ का, और बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और मारने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। देखिए, इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया गया। देखिए, पुष्यमित्र ने जब शासन पर बैठा तो उसने अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र ने सिंहासन पर बैठकर मगध पर शुंग वंश के शासन का आरंभ किया। शुंग वंश का शासन संभवतः 185 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक दृढ़ बना रहा। पुष्यमित्र इस वंश का प्रथम शासक था। उसके पश्चात उसका पुत्र वासुमित्र, मतलब कि पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र का बेटा वासुमित्र यहाँ का राजा बना, मतलब शुंग वंश का राजा बना। वसुमित्र के पश्चात जो शुंग सम्राट हुए उसमें कोशीपुत्र, भागमत्र, भद्रघोष, भागवत और देवभूति के नाम उल्लेखनीय है। इसके बाद जो छोटा मोटा जो राजा बने ये सारे थे। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवहूति था। उसके साथ ही शुंग साम्राज्य समाप्त हो गया था। शुंग वंश के शासक वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इनके समय में भागवत धर्म, ये मुख्य बिंदु है, इनके समय में जो है भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई थी। तो शुंग वंश के बारे में समझ के किस तरह से ये अपना स्थापना किया। मौर्य वंश को बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की, फिर उसका बेटा और कुछ इम्पोर्टेंट राजा हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है भागवत धर्म का भी विशेष उन्नति हुआ था। ये सारे चीज़ जान के अब आइए जानते हैं कुषाण वंश के बारे में। यही दो क्वेश्चन इसमें, शुंग वंश और कुषाण वंश। कुषाणों के बारे में जानते हैं कि इनका विकास किस तरह से हुआ।
देखिए, कुषाण यूएसी जाति, जिसे यूची कबीला के नाम से भी जाना जाता है, का मूल अभिजन तिब्बत के उत्तर पश्चिम में तकला मकान की मरुभूमि के सीमांत क्षेत्र में रहता था। ये कुषाण जो है यह यूची कबीला के नाम से रहता था। इनको डर था उत्तर पश्चिम में जो रह रहा था, यहाँ पे हुनों का आक्रमण ज़्यादा हो रहा था। वहाँ से डर के ये एक राज्य क्षेत्र में आ गए। वहाँ से ही ये अपना आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। आगे हम यही देखेंगे। देखिए, हुनों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे। यूएसी लोगों के लिए यह संभव नहीं था कि वे बर्बर और प्रचंड हुनों आक्रमणताओं का मुकाबला कर सकता था। हुनों जब आक्रमण करता था कहीं पे भी, तो बर्बर पूरा बुरी तरीका से वहाँ के जो आदमी था, जो भी रहने वाले था, उनके पे बर्बर तरीका से आक्रमण करता, मारता था, धन लूटता था, स्त्रियों के साथ दुष्व्यवहार करता था। तो उनसे डर के जो है यूची कबीला जो है वहाँ से निकल के दूसरे पश्चिम एवं दक्षिण की ओर निकल चला। देखिए, आगे देखते हैं। वे अपने अभिजन को छोड़कर, अभिजन मतलब जहाँ वह रहते थे, छोड़कर पश्चिम एवं दक्षिण की ओर जाने के लिए विवश हुए। उस समय सीर नदी, याद रखिएगा, सीर नदी की घाटी में शक जाति का निवास था। तो वहाँ पे शक जाति भी आप शक जाति को आपको नहीं बताएंगे किसी और वीडियो में। शक जाति का जो है निवास हुआ करता था। यूची कबीले के लोगों ने कुषाण वंश प्रारंभ किया था। ये यूची कबीला जो है, एक तरह से आप मान सकते हैं कि कुषाण वंश का जो है प्रारंभ कबीले से हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि जब हुनों का आक्रमण हुआ था, वहाँ से वो डर के पश्चिम और दक्षिण की ओर चले आए थे। वहाँ पे उसने कुषाण वंश की स्थापना की और यूची कबीला की ये आदमी थे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यूएसी लोगों के 5 राज्यों में से एक कोई सुगांग था। 25 ईसा पूर्व के लगभग इस राज्य का स्वामी कुषाण नाम का वीर पुरुष हुआ। तो कुषाण नाम का एक वीर पुरुष हुआ, जो इसका नाम रखा गया है यूची कबीला का जो है कुषाण वंश। तो कुषाण नाम का एक वीर पुरुष हुआ जो बहादुर थे, जिसके शासन में इस राज्य की बहुत उन्नति हुई। उसने धीरे धीरे अन्य यूएसी राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। तो देखिए, कुषाण जो थे यह एक मतलब दृढ़ अच्छा शासक था और वीर था, जिसके कारण जो है यूएसी राज्य को जो है धीरे धीरे जीत के ये अपने में मिला लिया और एक बड़ा कुषाण वंश का स्थापना या कुषाण राज्य का क्षेत्र फैलाया। देखिए, वह केवल यूएसी राज्यों को जीतकर ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु उसने समीप के पार्थियन और शक राज्यों पर भी आक्रमण किए। अनेक इतिहासकारों का मत है कि कुषाण किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था। बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कुषाण जो है किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये एक कबीला है और यह एक तरह से जाति है। ठीक है, देखिए, यह नाम यूएसी जाति की उस शाखा का था जिसने अन्य चारों यूएसी राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। जिस राजा ने पांचों यूएसी राज्यों को मिलाकर अपनी शक्ति का उत्कर्ष किया, उसका अपना नाम किजूल कडफैसिस था। जो राजा जो है जो पांचों राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था, कुषाण वंश का जो था, जिसको हम कुषाण कहते हैं, उसका नाम वास्तविक नाम कुजूल कडफैसिस था। पर्याप्त प्रमाण के अभाव में यह निश्चित कर पाना कठिन है कि जिस यूएसी वीर ने अपनी जाति के विविध राज्यों को जीतकर एक सूत्र में संगठित किया, उसका व्यक्तिगत नाम कुषाण या कुजूल था। यह असंदिग्ध है कि बाद में यूएसी राजा भी कुषाण वंशी थे। तो बाद में जो है ये कुजूल कडफैसिस जो है ये भी कुषाण वंश से रिलेट रखते थे। राजा कुषाण के वंशज होने के कारण वे कुषाण कहलाए या यूएसी जाति की कुषाण
शाखा में उत्पन्न होने के कारण यह निश्चित न होने पर भी इसमें संदेह नहीं है कि ये राजा कुषाण कहलाते थे और इन्हीं के द्वारा स्थापित साम्राज्य को कुषाण साम्राज्य कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, कुषाण भी शकों की ही तरह मध्य एशिया से निकले जाने पर काबुल गंधार की ओर आ गए थे। कुषाण वंश जो है ये भी शकों की ही तरह मध्य एशिया से निकले थे और काबुल गंधार की ओर आ गए थे। उस काल में यहाँ के हिंदी यूनानियों की शक्ति कम हो गई थी। जिस टाइम ये आए थे कुषाण और शक, यहाँ पे हिंदी यूनानी जो रहते थे इनका शक्ति जो है कम पड़ गया था। उन्हें कुषाणों ने सरलता से पराजित कर दिया। उसके बाद उन्होंने काबुल गंधार पर अपना राज्य अधिकार कायम किया। उनके प्रथम राजा का नाम कुजुल कटफैसिस था। कुषाण वंश का यदि पहला राजा है वह कुजुल कटफैसिस है। उसने काबुल गंधार के यवनों, जो यवनों मतलब हुआ हिंदी यूनानी जो थे रहते थे उसी को यवनों कहा जाता था, को हराकर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बसे हुए पल्लवों को भी पराजित किया। ये आगे चल के एक शक्तिशाली राज्य बना। जो पश्चिमी में जो पल्लव वंश रहते थे उनको भी पराजित किया। कुषाणों का शासन पश्चिमी पंजाब तक हो गया था। कुजुल मतलब कुजुल कटफैसिस के पश्चात उसके पुत्र भीम तक्षण, कुजुल कटफैसिस का पुत्र था भीम तक्षण ने कुषाण राज्य का और भी अधिक विस्तार किया। भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का लाभ उठाकर ये लोग आगे बढ़े और उन्होंने हिंदू यूनानी शासक की शक्ति को कमजोर कर शुंग साम्राज्य के पश्चिमी भाग को अपने अधिकार में कर लिए। विजित प्रदेश जो जीता हुआ प्रदेश था, विजित प्रदेश का केंद्र उन्होंने मथुरा को बनाया। जो जीता हुआ प्रदेश था उनका केंद्र जो है मथुरा को बनाया, जो उस समय उत्तर भारत के धर्म, कला और व्यापारिक यातायात का एक प्रमुख नगर था। तो आप देख लिए कि शुंग वंश का किस तरह से विकास हुआ और उसके बाद कुषाण वंश का किस तरह से विकास हुआ। ये क्वेश्चन आपको 12 नंबर में पूछा जा सकता है। 12 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम 300 शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। 300 शब्द या 250 शब्द में लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आप ये वीडियो देखे होंगे तो शुंग या कुषाण के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसे लिख पाइएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दक्कन में प्रारंभिक राज्य गठन पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जा सकता है। 12 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम 300 शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, दक्कन आप समझ लीजिए कि दक्कन जो है नीचे वाला भारत का जो क्षेत्र था, नीचे वाला इधर वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो नए राज्य का जो गठन हो रहा था किस तरह से हो रहा था और पुराने राज्य जो विकसित थे मौर्य साम्राज्य, ये सबसे कैसे अलग होकर एक नए राज्य का गठन हो रहा था, यह सवाल पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। देखिए, दक्कन में प्रारंभिक राज्य का गठन पर चर्चा कीजिए। जो नीचे आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटक ये सब साइड जो नए राज्य बन रहा था उस टाइम तो नाम नहीं था आंध्र प्रदेश कर्नाटक, उससे उसको दक्कन क्षेत्र ही कहा जाता था। तो वहाँ पे जो नए राज्य बन रहा था किस तरह से नए राज्य का विकास हो रहा था और किस तरह से वो अपना राजनीतिक फैलाव कर रहा था, इस प्रश्न में इसका उत्तर देना है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, दूसरी एवं प्रथम शताब्दी ईसा की दक्कन की बस्तियां मुख्य रूप से ग्रामीण बस्तियां थी। देखिए, प्रथम शताब्दी के आसपास जो है दक्कन की बस्तियां जो थी मुख्य रूप से ग्रामीण बस्तियां थी। ठीक है, यहाँ यस्तियाँ लिखिएगा, बोल दीजिएगा बस्तियां थी, और जिनमें बहुत बड़ी तादाद में कबीलाई लोग वास करते थे। कबीलाई लोग समझ लिए कि जहाँ जो मुख्य रूप से ज़मीन से जुड़ा हुआ जो लोग था, जो एक समूह बना के रहते थे उसी को कबीलाई लोग रहते थे। ठीक है, कबीला लोग वास करते थे। प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में अंधा, सबर,
पुलिंद आदि जैसी कबीलाई जातियों का वर्णन है जो दक्कन में रहती थी। ये कौन कौन जाति जो है कबीला लोग वहाँ रहते थे? अंधा, सबर, पुलिंद आदि कबीलाई लोग जो है दक्कन में रहती थी। दक्कन में जो रहती थी यही लोग आगे चल के नए राज्य का गठन करने का निर्णय या कोशिश किया होगा। देखिए, दक्कन में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रारंभ मौर्य के प्रसार के साथ हुआ। मौर्य मुख्यतः दक्कन प्रायद्वीप के खनिज संसाधनों को शोषित करने में रुचि रखते थे। मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वह दक्कन में जो खनिज संसाधन था उनको मुख्य रूप से शोषित करने में रुचि रखते थे। वहाँ पे वह विकास नहीं करते, सिर्फ वहाँ से ले जाके अपना व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व कमा रहे थे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 297 ईसा पूर्व के न्यायालय का दौरा करने वाले मेगास्थनीज ने उल्लेख किया। तो चंद्रगुप्त के दरबार में जो मेगास्थनीज आए थे तो वहाँ दौरा करने के बाद उसने देखा कि आंध्र देश में 3 गढ़ वाले नगर, आंध्र देश में जो है 3 गढ़ वाले नगर और 1 लाख पैदल सेना, 200 घुड़सवार फौज और 1000 हाथियों की सेना थी। ये जो है ये जानकारी जो है 1 लाख पैदल सेना, 200 घुड़सवार फौज और 1000 हाथियों का सेना, ये मेगास्थनीज द्वारा पुस्तक जो लिखा गया है इंडिका, इसमें दिया गया है। देखिए, एक पॉइंट बताइए, इंडिका पुस्तक आप इसे जोड़ भी सकते थे। मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए पुस्तक इंडिका में ये आंध्र देश में 3 गढ़ वाले नगर और 1 लाख पैदल सेना और 200 घुड़सवार फौज और 1000 हाथियों की सेना थी। देखिए, एक पुस्तक था बौद्ध पुस्तकों से प्रकट होता है कि उस समय आंध्रवासियों ने गोदावरी क्षेत्र में अपने राज्यों की स्थापना की थी। अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने हवाला दिया है कि आंध्रवासी उसके अधीनस्थ थे। मतलब कि अशोक ने 13वें शिलालेख में यह बताया गया है कि आंध्रवासी जो थे वह मौर्य साम्राज्य के ही अधीन थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, अशोक ने भी जो शिलालेख लिखा है तो वहाँ से भी कुछ जानकारी मिलती है किस तरह से दक्कन के राज्य मतलब थे। देखिए, शिलालेख प्रमाण दर्शाते हैं कि तटवर्ती अंध में कुबेरेखा द्वारा शासित एक प्रारंभिक राज्य था जिसकी राजधानी प्रतिपालपुरा भटलीप्रोलु थी। यह शायद भारत का सबसे पुराना राज्य है। लगता है इसी समय धान्यकटकम, धरणीकोटा जो वर्तमान में अमरावती के आसपास है, महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं जिनका गौतम बुद्ध ने भी दौरा किया था। ये धरणीकोटा जो अमरावती है, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने भी दौरा किया था। मौर्यों ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपने शासन को आंध्र तक फैलाया। तो मौर्य काल जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में यह अपना जो शासन है ये आंध्र प्रदेश तक फैलाया था। देखिए, आधुनिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की खानों से प्राप्त किए गए सोने, हीरे एवं रत्नों को भूमि एवं समुद्र के किनारे वाले मार्गों के द्वारा उत्तर भारत में मगध को भेजा जाता था। इन मार्गों पर कई बाजार केंद्र विकसित हुए जो ले जाते थे सोने, हीरे और जवाहर। जो मार्ग से ले जाते थे आसपास जो है काफ़ी अच्छा शहर जो है विकसित हो गया था। देखिए, विकसित जैसे कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे धरणीकोटा, ठीक है, धरणीकोटा जो वर्तमान में अमरावती कहलाती है, और महाराष्ट्र के सतारा जिले में करद एक स्थान है, नाम है सतारा जिले के आसपास एक करद जिला है, वहाँ पे ये सब जो है शहर मतलब बाजार जो है विकसित हुआ था। इर्द गिर्द के अनेक स्थानों पर मराठों के नाम से जाने वाले अनेक सरदार महत्वपूर्ण हो गए। वहीं मौर्य वंश के पतन के बाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व, आइए आगे देखते हैं, इधर कर लेते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको और कौन सा प्रश्न देखना है।
देखिए कम टाइम में आपको ये 2 प्रश्न आप देख के जाते हैं, यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो इसको लिख पाने का आप कोशिश करिएगा। देखिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आंध्र जो मौर्य वंश का पतन हुआ था, उसके बाद जो है में आंध्र सातवाहन स्वतंत्र हो गए। मौर्य वंश जैसे ही पतन हुआ तो सातवाहन जो है स्वतंत्र हो गया और राजनीतिक एक्टिविटी इसमें बढ़ने लगा। ये स्थानीय मराठा सरदार सातवाहनों के अंतर्गत ही थे तथा सातवाहनों एवं मराठों के बीच वैवाहिक संबंध था। देखिए सातवाहन और मराठों के बीच में जो वैवाहिक संबंध था, यहाँ एक दूसरे कबीलाए या एक दूसरे शासन एक दूसरे से शादी करते थे और इस प्रकार सातवाहनों के रूप में दक्कन में प्रथम राज्य की उत्पत्ति हुई। तो सातवाहन के रूप में जो है दक्कन में पहला राज्य की उत्पत्ति हुई। आइए आगे देखते हैं। जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो सातवाहन एक्टिव हो गया और अपना पहला राज्य स्थापित किया दक्कन के क्षेत्र में। देखिए आगे, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सामान्यतः विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि सातवाहनों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शासन करना प्रारंभ किया। तो देखिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। पतन होने के बाद सातवाहन एक्टिव हुए और दक्कन में प्रथम राज्य का स्थापित किया और उसके बाद ये शासन करना प्रारंभ कर दिया, जो कि है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शासन करना। जो स्रोत मिलता है वहाँ से ये चीज़ का पता चलता है। देखिए उनका सबसे प्रारंभ का साक्ष्य महाराष्ट्र राज्य के नासिक के पास एक गुफा में पत्थर पर उत्कीर्ण लेख के रूप में पाया गया है। ये जो हमें पता चलता है तो नासिक महाराष्ट्र के राज्य के नासिक के आसपास जो एक गुफा है वहाँ पे पत्थर में उत्कीर्ण लेख से ये पता चलता है कि सातवाहन भी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में शासन करना प्रारंभ कर दिया था। देखिए सातवाहन शासकों को दूसरे नाम आधाओं से भी जाना जाता है। सातवाहन शासक को जो है आधाओं के नाम से भी जाना जाता था। राज्य की उत्पत्ति के कारणों के विषय में कई मत दिए जाते हैं। राज्य की उत्पत्ति के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। कुछ विशेष मामलों में व्यापार के विकास एवं नगरी के फैलाव के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। अन्य दूसरे मतों के अनुसार आबादी के दबाव एवं विजय के कारण उस समय की प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। सामान्यतः विद्वान, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए सामान्यतः विद्वान लोग इस तथ्य से सहमत हैं कि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए राज्य एक सक्षम औजार है। मतलब बढ़ती जनसंख्या जैसे हुआ तो नए नए राज्य का फॉर्मेशन होते गया। एक राज्य भली भांति परिभाषित एक क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था और कर तथा राजस्व को एकत्रित करने के लिए एक प्रशासनिक मिशनरी को बनाए रखता था। तो राजस्व कर मतलब टैक्स और राजस्व को प्राप्ति करने के लिए जो राज्य थे प्रशासनिक मिशनरी को का गठन करता था, जो यह नियंत्रित करता था। यह एक अस्थाई सेना को भी रखता था। जैसे ही कर और राजस्व प्राप्त होता था और वहाँ का व्यवस्था अच्छा होता था तो यह एक अस्थाई सेना भी रखता था, जो दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के लिए होता था या बचाव सुरक्षा करने के लिए होता था। देखिए जो कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती थी, लेकिन इन सब के साथ साथ समाज में असमानता, ठीक है, असमानता एवं वर्ग विभेदन भी बढ़ा। असमानता मतलब जो अमीर थे वो अमीर होते गए, जो गरीब थे वो गरीब होते गए, और वर्ग विभेदन, यहाँ पर भी वर्ग विभेदन होने लगा था। वर्ग विभेदन जाति प्रथा का शुरुआत हो चुका था। यह शासक और शासित के मध्य स्पष्ट भेद था। शासनकर्ता अपने लाभ एवं उपयोग के लिए समाज के संसाधनों पर नियंत्रण रखते थे। दूसरी और शासित वर्ग शाही परिवार के सदस्यों, राज्य के कुलीनों, बहुत से अधिकारियों एवं सेना के रखरखाव के लिए आवश्यक धन एवं राजस्व उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार कबीलाई समाज एवं राज्य समाज में मूलभूत अंतर राजनीति के नियंत्रण के प्रकृति में निहित है।
तो ये 2 प्रश्न आप देखें। यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार वीडियो देखिए, तो हो सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको बना पाइएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।